और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर चित्रकूट से, जहां बड़े देव बाबा के पास लगी बाउंड्री के पास 4 दिन पुरानी शव मिलने की सूचना से हड़कंप मच गया। थाना बरौदा को प्राप्त हुई मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करने पर शव की पहचान अरुण यादव के रूप में की गई है। बता दें कि मौके पर निरीक्षण के उपरांत जानकारी वरिष्ठ अधिकारी के होने के बाद अधिकारियों के निर्देशन पर मृतक की जो है हत्या की आशंका जताई जा रही। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं सिद्धार्थनगर से, जहां पर अज्ञात कारणों से गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई। आपको बता दें कि तेज हवा होने के कारण आग बेकाबू होकर धू धू कर गेहूं की फसल जलने लगी। मौके पर स्थानीय लोग पहुंचकर आग बुझाने में जुटे। बताते चले कि थाना क्षेत्र उसका बाजार के गौशाला के बगल में गेहूं की खड़ी फसल जो थी वो पूरी तरह से खाक हो गई। उन्नाव जनपद के गंगाघाट कोतवाली के लोचन खेड़ा का एक मामला सामने आया है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक को दबंगों ने गोली मार दी। गोली लगने से युवक जो है वो घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व जेल से छूटकर घायल युवक आया था। फिलहाल घायल युवक ने 4 लोगों पर आरोप लगाया है। आपका नरेश, कहाँ के रहने वाले? लोचन खेड़ा के। क्या घटना हुई? किसानी करी था। मामला क्या हुआ? मामला सर, हमका जी लोग मारे दौरे सर, बहुत दिन तेना मारा तलाश बस सर 22 तारीख का मारन दौरे ना पोनी बाजार में एप्लीकेशन दिया सर, काला मार द्रव जानते ना। कौन मारने के लिए दौड़ रहा था? अशोक, सनी, नीसू और संजू। आज किस चीज से क्या हुआ आज? सर हम आए थे घर अपने खेत से सर, इन लोग का मालूम है जा रहा सर, पीछे से लोग लुके बैठे हैं सर, मार दिले में। लखापुर निवासी नरेश को जो कि लोचन खेड़ा में उसका अमरूद का बाग था, वहां से वो आ रहा था तो उसने बताया कि कुछ लोगों द्वारा उस पर फायर किया गया, जिसके छर्रे उसके लगे हुए हैं। सूचना पाकर के तुरंत 112 थाना गंगाघाट फोर्स मौके पहुंची है। उनको लेकर के जिला अस्पताल लाया गया है, उनका इलाज चल रहा है। घटना की गहराई से जांच की जा रही है, क्योंकि मशहूर के बातों में थोड़ा सा विरोधाभास देखने को मिल रहा है। हर पक्षों की गहराई से जांच करके जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। युवक का कहना है हमारी पुरानी रंजिश थी। हाँ, जिस पे आरोप लगा रहा है उनके बारे में जांच की जा रही है। ठीक है। हाँ, इन लोगों का एक मुकदमा था, जिस मुकदमे में ये जो मजलूम है ये जेल गया था, अभी कुछ ही पहले छूट गया है, उनसे उसका आरोप है। और हर तथ्यों की, हर पक्षों की गहराई जांच की जाएगी, जो सत्ता होगी उसका आधार करेंगे। जो है पेन क्यों आया था, बैक पेन लेके उसके बैक देखने पर क्या है, मल्टीपल पंक्चर वुंड है, पिलेट्स लगे हुए हैं बुलेट के, और पेशेंट में पेन है और बैक साइड में पेन है, और पिलेट्स जो है पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द आर्म पे भी। तो अभी तो पेशेंट स्टेबल है और पेशेंट को पेन है, उसके लिए पेन किलर दिया गया है। आपका खबर कन्नौज से, जहां पर भारतीय किसान यूनियन किसान के जिला अध्यक्ष ने भानु के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि भानु के खिलाफ और भानु के समर्थक जिला अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग करने लगे। जहां जिला अध्यक्ष ने कहा है कि जो भरी सभा में अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, मां बहन की गाली दी गई, उससे उनके संगठन परिवार को बहुत ही क्षति पहुंची। इसी को लेकर मांग की गई है कि जब तक भानु के जिला अध्यक्ष सत्यम गुप्ता और उनके समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता, तब तक वह लोग भी धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। अगर फिर भी मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन ठाकुर भी इस धरने प्रदर्शन में शामिल होंगे। बताते चले कि भारतीय किसान यूनियन प्रदर्शन के साथ ही रोड पर जुलूस निकालकर प्रशासन और भानु संगठन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। तहसील में अपने राष्ट्रीय महासचिव सीलियस दुबे के नेतृत्व में यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कि कल छिबरामऊ में एक भारतीय किसान यूनियन भानु नाम का एक दलाल संगठन पैदा हुआ है, जिनके पदाधिकारी 2-2 कौड़ी की दलाली करते घूम रहे हैं, दुकानों पे कब्जे कराने का काम कर रहे हैं। उसी दलाली का हिस्सा बनकर भानु प्रताप सिंह यहाँ छिबरामऊ पहुँचे और उन्होंने वहाँ एक निगम मंडी में एक सभा संबोधित की। उसमें उन्होंने मुझे काफ़ी गालियाँ, अपशब्द, बद्दी गालियाँ दी हैं और मुझे धमकी दी है कि तुम्हें देख लिया जाएगा, जान से मारने की धमकी भी दी है। तो मुझे लगता है कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ और मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि कन्नौज जनपद के उनके 3-4 पदाधिकारी जिन्होंने भी वहाँ उनके सहयोग में अपशब्द कहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह, इनके खिलाफ मैंने तहरीर बनाई हुई है।
ये कल जो भानु प्रताप सिंह जी का बयान आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने भारतीय किसान यूनियन किसान के जिलाध्यक्ष राजा शुक्ला के बारे में काफी अपशब्द बोले, जबकि मामला उल्टा था। जो एक दुकान के कब्जे को लेकर बातचीत हुई है, उसमें कब्जा भानु प्रताप सिंह ही करवा रहे थे और उनके ही दोनों गुट, एक इटावा का उनके ही कार्यकर्ता थे और कन्नौज जिले के उनके ही कार्यकर्ता थे। दोनों कार्यकर्ता दलाली को लेके आपस में भिड़े हैं। मैं मांग कर रहा हूं कि भानु प्रताप सिंह ने अगर किसी एक इज्जतदार आदमी को गालियां दी हैं, एक समाज सेवक को गालियां दी हैं, किसान सेवक को गालियां दी हैं, तो प्रशासन को और राजा शुक्ला के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज कराया है, मैं मांग करता हूं, पूरी किसान यूनियन किसान मांग करती है कि अगर भानु प्रताप के ऊपर मुकदमा दर्ज ना किया गया तो हम लोग यूं ही धरने पे बैठेंगे। कल से राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन ठाकुर भी आगे एसएसपी का घेराव करेंगे। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि भानु प्रताप के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए और अगर नहीं किया जाता है और उन्हें गिरफ्तार किया जाए 24 घंटे के अंदर। अगर गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो हम लोग सड़कों पे उतरने से भी नहीं चूकेंगे। छिबरामऊ तहसील में बड़ी खबर आ रही है हापुड़ से, जहां पर एसओजी टीम ने एक बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें कि महिलाओं एवं युवतियों से आभूषण छीनने वाले गिरफ्तार को लूट करने वालों को गिरोह का जो है पर्दाफाश किया है। इसके साथ ही 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं हापुड़ से, जहां पर एसओजी की टीम ने एक बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें कि महिलाओं और युवतियों से आभूषण छीनने वाले गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इसके साथ ही उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, साथ ही 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया है। वही खबर मंडला से, जहां पर बमनी के सिमरिया दखनी टोला में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक वृद्ध अपने बिस्तर पर मृत पाया गया। उसके मुंह पर चोट के निशान देखे गए हैं। साथ ही सिमरिया गांव के टीकाराम मरावी जो घर पर अकेले थे, उस वक्त उनका परिवार वार्षिक कार्यक्रम को लेकर दूसरे गांव गया हुआ था। जब रात 2 बजे उनका परिवार घर पर आया तो देखा कि टीकाराम अपने बिस्तर पर लेटे हैं और उनके चेहरे पर चोट के निशान। परिजनों द्वारा पुलिस को जानकारी दी गई। बताते चले कि पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। साथ ही पुलिस ने पाया है कि घर के पीछे की कुंडी खुली हुई है और घर के बाहर पैरों के निशान। परिजनों के द्वारा हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस जो है वो पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। लोग बारसा में गए थे बच्ची लोग के यहाँ दक्षिणी टोला से भालीवाड़ा। हम 7 बजे निकले थे, फिर हम लोग चले गए। अब रात में क्या घटना हुई, कौन किए, हमको इतना पता नहीं है। अब शंका तो है मेरे को आजू बाजू से, बोला चाली नहीं है मेरे नाती लोगन से, यही शंका है सर जी। अभी तो मेरे को इतना, मेरे एक बच्चा है, तो आगे चल के मेरे को कुछ घटना नहीं होना चाहिए, मैं यही बोल रही हूँ। आपको कब जानकारी लगी? क्या वो हम लोग आए 2 बजे। अब देखे हम 2 बहन आके, तो फिर यहाँ सोए लेते। फिर मैं वो भैया के पास गई, भैया के पास मेरे भतीजे हैं, 2 भतीजे को लाए, एक भनेज को लाए और दिखाए, बस हो गए। फिर भैया लोगन को, मेरे बच्ची वो छोटे वाली है उसको बुलाए, इतना ही तो है सर जी। कहाँ कहाँ थे चोट के निशान? अब हम लोग तो वहीं से देखे हैं ना कहीं में। भी फुट हो गए सर, नाक पे चोट है, किसी ने मारे कि फिर गिर करके फुट हुए, ये तो देखे नहीं सर। आपको कब सूचना लगी? मेरे को रात 3:15 बजे करीब फोन पे बहन लोग बताए सर, और फिर मैं जानकारी भी तैयार हुई और बाइक से यहाँ तक आए तो 5 बजे यहाँ पहुंचे सुबह से। और उसके बाद फिर स्थिति देखते हुए तो गांव के भी लोग आए, तो सलाह करके तो मारे का निशान है बोलने लगे सब गांव के लोग, और हम लोग भी समझ में आया कि मारा जैसा निशान लग रहा है, तो हम रिपोर्ट लगाने गए सर बमनी थाने। प्रशासन एक बार अवैध अतिक्रमण को लेकर तेजी पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। बाबा का बुलडोजर एक बार फिर सड़कों पर चलता दिखाई दे रहा है। अतिक्रमण का एक और मामला गाजियाबाद के लोनी से सामने आया है, जहां पर स्कूल के बच्चों और राहगीरों को जाम से निजात दिलाने के लिए बाबा का बुलडोजर चला है।
वहीं अवैध अतिक्रमण को प्रशासन के द्वारा हटवाया गया। आपको बता दें कि नगर पालिका लोनी और थाना लोनी बॉर्डर पुलिस ने अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाया। इसके साथ ही बॉर्डर पर अतिक्रमण की वजह बनने वाले सभी उपकरणों को हटाया, साथ ही आधा दर्जन दुकानदारों के चालान भी काटे गए। सर यहाँ पे फलों की ठेली वगैरह लगती थी, स्कूल जाने में भी प्रॉब्लम होती थी, तो यहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होता था, तो अब वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। ये बहुत अच्छा है, पुलिस वालों ने बहुत अच्छी सोच सोची है। कितने नंबर दोगे लोनी बॉर्डर पुलिस को? 100 में से 100। ऑब्वियस बात है, जब अच्छा किया है तो अच्छा ही बोला जाएगा। तो सर बहुत अच्छा लग रहा है। आपको पता है कि आए दिन सुबह के टाइम बच्चे स्कूल जाते हैं, ड्यूटी वाले आते जाते हैं तो बहुत भीड़ रहती है। दूसरी चीज आपने देखा होगा, बढ़ती हुई जनसंख्या के सामने सुविधाएं जरूरी है। प्रशासन द्वारा उठाया गया कदम बहुत सराहनीय है, लेकिन ये अगर लगातार ऐसे ही चलता रहे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पब्लिक की इच्छा होती है कि कोई अच्छा काम हो। तो लोनी बॉर्डर पुलिस को कितना नंबर दोगे आप? सर मैं तो 5 स्टार देना चाहूंगा अगर यही कंटिन्यू हो, लेकिन आज के लिए तो अगर आप कहना चाहेंगे तो 5 स्टार के लिए नहीं है। सर यहाँ पे फलों की ठेली मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह जमीनी विवाद में कोर्ट का एक बड़ा आदेश आया है, जहां शाही ईदगाह के अमीनी सर्वे को जारी के आदेश पर रोक लगा दी गई। आपको बता दें कि शाही ईदगाह के पक्षकार अधिवक्ता तनवीर अहमद और नीरज शर्मा ने फास्ट ट्रैक सिविल सीनियर डिवीजन कोर्ट के न्यायाधीश ने अमीनी सर्वे को जाने पर रोक लगाई। इसके साथ ही अमीनी सर्वे के लिए जाने या नहीं आने को लेकर अब 11/4 में कोर्ट सुनवाई करेगा, जहां हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की याचिका पर सीनियर डिवीजन कोर्ट के द्वारा अमीनी सर्वे का आदेश दिया गया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन FTC कोर्ट ने एक वादी पक्ष ने ऊपर ही ऊपर गलत तथ्यों के आधार पर एक अमीन रिपोर्ट का आदेश जारी करा लिया था। हमें जानकारी होने पर उसमें अपने प्रार्थना पत्र पेश किए, रूलिंग पेश की और पत्रावली पर माननीय न्यायालय ने ध्यान आकर्षित कराया कि इसमें पहले से ही 25 जनवरी को ये आदेश पारित किया गया है कि हमारे 711 CPC पर सर्वप्रथम सुनवाई होना अनिवार्य है। उससे पहले किसी प्रार्थना पत्र पर कोई सुनवाई, कोई आदेश नहीं होगा। वादी पक्ष द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया 29 तारीख को और उन्होंने उसकी कोई प्रति या नकल हमें नहीं दी और ऊपर ही ऊपर गलत तथ्यों के आधार पर अमीन रिपोर्ट जारी करा ली। और हमारे द्वारा जब माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी बात रखी गई, प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए, तो माननीय न्यायालय द्वारा एक अच्छा फैसला, न्याय हित में विधि सम्मत एक फैसला दिया गया है और उन्होंने उस अमीन रिपोर्ट की कार्रवाई को स्थगित कर दिया है। आगामी आदेश तक के लिए 11 तारीख उन्होंने इसमें लगाई है। 11 तारीख तक अमीन रिपोर्ट वाली जो आदेश है वो स्टे रहेगा, स्थगित रहेगा। 11 तारीख को पुनः इसमें सुनवाई होगी। एक्चुअली इस केस में जिसमें माननीय फास्ट ट्रैक ने जो पहले आदेश पारित कर दिया था अमीन इलेक्शन का, जब हमने उन्हें सारे तथ्य बताए, बेसिकली वो आदेश वादी पक्ष के द्वारा सारे तथ्यों को छुपाते हुए चुपचाप एक एप्लीकेशन मूव की और उसमें हमें इसकी कोई कॉपीज नहीं दी, ना ही हमें कोई सुनवाई का मौका दिया और सरसरी तौर पर एक आदेश पारित करा लिया कि कोई पिछला आदेश है 8/12/2022 का, उसकी लाइट में अमीन कमीशन जारी किया जाए। ऑनरेबल कोर्ट ने वादी की बातों पर विश्वास करते हुए आदेश पारित कर दिया। जैसे ही हमें इस संबंध में जानकारी हुई, हमारे द्वारा उस आदेश को रिकॉल करने की दरखास्तें दी गई और ये भी दरखास्तें दी गई सब जब तक हमारी रिकॉल की एप्लीकेशन को मेरिट पर सुना जाए तब तक के लिए अमीन कमीशन जारी करने का जो आदेश है उसके क्रियान्वयन को स्थगित किया जाए। निरंतर हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र दिए जाते रहे। ऑनरेबल कोर्ट ने अल्टीमेटली हमारी बातों को सुनने के बाद और सारी ऑर्डर शीट का मुआयना करने के बाद सारे सही तथ्य जब उनके सामने आए तो उन्होंने उचित समझा कि वास्तव में अमीन कमीशन का जो आदेश जारी किया गया है इस बहुत सरसरी तौर पर वादी द्वारा सही तथ्यों को छुपाते हुए पारित करवा लिया गया है। उससे अगली सुनवाई तक के लिए मामला तहसील चौथा क्षेत्र के ग्राम खारा से, जहां पर सोबरे इंटर कॉलेज में विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक ने पूर्व विधायक की मूर्ति का अनावरण किया है, जिसमें भाजपा के पूर्व सांसद और अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। जिसमें परिषद के संरक्षक ने कहा है कि हमारा भारत हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा, हम सभी को एकमत होकर रहना चाहिए। आपको बता दें कि 23 दिसंबर को अयोध्या में राम मंदिर का 1 मंजिल का निर्माण पूरा हो जाएगा और 2-3 मंजिल का निर्माण चालू रहेगा। इस कार्यक्रम के मौके पर पूर्व विधायक, ब्लॉक प्रमुख, भाजपा नेता आदि भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्वर्गीय श्री किशोरी श्याम जी इस गांव के मूल निवासी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अच्छे कार्यकर्ता। मैं उस समय जिला प्रचारक था, वो हमारे तहसील प्रचारक थे।
शाखाओं का बहुत बड़ा विस्तार उन्होंने किया तथा एक स्वयंसेवक के नाते से हिंदू समाज में जागरण किया। इस इलाके में बहुत गाय चराने वाले ग्वाला, उनमें से कितनों को उन्होंने स्वयंसेवक बनाया है, कई उनके तो मैं नाम भी जानता हूँ। ये उनके कर्तृत्व का संदेश है। एक दूसरी बात, उनकी स्मृति में अनावरण मूर्ति का होना, विद्यालय का नाम होना, ये सामाजिक व्यवस्था परंपरा के हिसाब से है। ये परिवार के नाते उनको बहुत धन्यवाद। तीसरी बात, श्री राम जन्मभूमि का जो मैंने विषय निकाला, तो स्वाभाविक रूप से हम विश्वास के साथ अब कह सकते हैं कि 2023 दिसंबर पहली मंजिल पूरी हो जाएगी और दूसरी तीसरी मंजिल और 161 फुट का शिखर इस साइड से बनता रहेगा। अनुष्ठान दिसंबर 2022 से प्रारंभ हो गया, नियमित चल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व भी तमाम अनुष्ठान के जो आवश्यक नियम हैं अपनी सनातन संस्कृति और परंपरा के साथ वो पूरे होंगे तथा उत्तरायण की प्रतीक्षा के कारण 15 जनवरी को इस बार सूर्य उत्तरायण आ रहा है, तो 2024 15 जनवरी से सूर्य उत्तरायण जो है तो रामलला अपने राम भक्तों को देश विदेश से दर्शन अर्चन पूजन के लिए खुल जाएंगे। सबका स्वागत है। स्वर्गीय शाहगंज रेकी मंडी रेलवे लाइन के पास रहने वाले लोगों के ऊपर मंडरा रहा घर उजड़ने का खतरा। बताते चले कि रेलवे के द्वारा शाहगंज रेकी मंडी पर एक रेलवे का पुल बनाना प्रस्तावित हुआ है, जिससे करीबन 300 से 400 मकान रेलवे ने हटाने के लिए चिन्हित किए, जिसके विरोध में रेलवे लाइन में रहने वाले सभी लोग उतर आए और मामले को घरमाता देव क्षेत्रीय विधायक मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के पुत्र रेकी मंडी शाहगंज पहुंचे। वहीं रेलवे के अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में बस्ती के रहने वाले सभी लोग भी मौजूद थे। योगेंद्र उपाध्याय के पुत्र ने रेलवे के अधिकारियों से कहा है कि जब तक सभी लोगों की सहमत नहीं बनेगी तब तक रेलवे कोई कार्रवाई नहीं करेगा, अन्यथा रेलवे को अंजाम भुगतना पड़ेगा। गंज में जो पुल बनने का सैंक्शन हुआ था उस विषय पे आज मैं यहाँ आया था। जो पहले सैंक्शन हुआ था वो ये था कि रेलवे लाइन की तरफ एक गोला फील्ड थी, वहां से वो पुल चढ़ता और तहसील पे वो पुल उतरता। उससे किसी भी तरीके की कोई हानि नहीं हो रही थी, किसी का घर बर्बाद नहीं हो रहा था। पर कुछ दिनों पहले माननीय मंत्री जी मेरे पिताजी के संज्ञान में, मेरे संज्ञान में आता है कि इसका रूट नया बदल दिया गया है और अब जहां से इसको लाया जा रहा है उसमें 100 से 200 परिवारों का घर जा रहा है। तो उसी विषय पे मैंने यहाँ पे आज अधिकारियों को बुलाया था और कल माननीय मंत्री जी की चर्चा हुई थी सर्किट हाउस पे डीआरएम के अधिकारियों के साथ कि किसी भी तरीके की तानाशाही नहीं चलेगी, क्योंकि ये जो गड़बड़ी हुई है लोकल लेवल पे हुई है। लोकल लेवल पे इंजीनियरों की गड़बड़ी है कि इसको कैसे दुरुस्तीकरण किया जाए। क्यों? क्योंकि कोई जगह हमारे जो शाहगंज के लोग रहने वाले हैं इनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टीज के पेपर्स हैं। अगर किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को किसी को टेक ओवर करना होता है तो एकदम से रातों रात वो टेक ओवर नहीं होती, उसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है, उसका एक प्रॉपर मुआवजा दिया जाता है। तो आज इन्हीं सारे विषयों के साथ मैं इनको बैठ के संग बैठा था और इनको मैंने बोला है कि किसी भी तरीके का तानाशाही रवैया यहाँ नहीं अपनाया जाएगा। प्रशासन, माननीय मंत्री जी और यहाँ के मौजूद लोग एक साथ बैठेंगे और एक ऐसा रास्ता निकाला जाएगा जो दोनों के लिए फ्रूटफुल होगा, लोगों के लिए भी और प्रशासन के लिए। कौन कौन से अधिकारी मौजूद रहेंगे? यहाँ डीआरएम ने 3 अधिकारी भेजे थे, उमेश जी भेजे थे और उनके संग उनके 2 सबऑर्डिनेट्स भी थे। क्या कुछ कहना है अधिकारियों को? अधिकारियों का कहना उन्होंने माना है इस विषय पे कि ठीक है साहब, कि जब तक बैठ के प्रॉपर चर्चा नहीं हो जाएगी तब तक यहाँ से ईंट नहीं हिलने चाहिए। गंज में रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।